हेलो मेरे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू पीएसजी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 1 है, चैप्टर नंबर 3 है मनी एंड बैंकिंग, लेक्चर्स नंबर 18। और आज का जो लेक्चर्स है कि बैलेंस शीट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंकों की बैलेंस शीट कैसे तैयार की जाती है उसके बारे में देखिएगा। वैसे देखिए तो कक्षा 12 है, ठीक है, 12th क्लास है केवल। तो 12th क्लास में हालांकि बैलेंस शीट तो नहीं पूछा जाता, केवल आपको समझना है कि बैलेंस शीट कैसे दिखाई जाती है उसके बारे में, ठीक है, क्योंकि ज्यादा गहराई से आपको इसमें नहीं देखना। दूसरी चीज की तरलता पास क्या होता है, बंद पत्र की कीमत कैसे फाइंड आउट की जाती है उसके बारे में आज देखना है। और उसके बाद में आज ही सेकंड लेक्चर वीडियो एक और मैं आपको दूंगा ताकि ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर मनी एंड बैंकिंग को अगर गहराई से पढ़ना है तो आफ्टर लगभग 2 महीने के बाद में मुद्रा एवं बैंकिंग की कक्षा स्टार्ट करूंगा जो बीकॉम क्लियर के बच्चों के लिए होगा। तो वहां पर आप इस चैप्टर को और भी गहराई से देख सकते हैं, क्योंकि इसकी पूरी बुक्स ही अलग होगी, मनी एंड बैंकिंग के नाम से सब्जेक्ट होगी, ठीक है सर। तो ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे और हम लोग टॉपिक्स पर चलते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो देखो कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी है, ठीक है। बैलेंस शीट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, ठीक है सर। अब देखिएगा, वैसे देखे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार बैलेंस शीट का स्टेटमेंट चेंज किया गया है, ठीक है। एक्चुअली पहले हॉरिजॉन्टल में चलता था, लेकिन अब क्या वर्टिकल चलता है, ठीक है। अभी क्या है, जिस तरीके से आप अकाउंट्स के अंदर कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं उसी तरह बैंकों की भी बैलेंस शीट उसी तरह से बनती है, वर्टिकल के रूप में। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए आपको केवल बताऊंगा कि हॉरिजॉन्टल के अंदर बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी है, ठीक है सर। देखिएगा, बेसिक तौर पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अच्छे से समझाने के लिए। क्योंकि कुछ बैंक होती है वो 3-3 महीने की भी बैलेंस शीट प्रिपेयर करती रहती है, और कुछ होती है वो 4 महीने की, कुछ होती है वो 6 महीने की, और कोई होती है वो 1 साल की भी प्रिपेयर करता है। देखिएगा, ये बैलेंस शीट का स्टेटमेंट आपको बेसिक करना है, ठीक है। आप चाहो तो कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है कि सबसे पहले आप लायबिलिटीज लिखना चाहे तो लायबिलिटीज लिख के उसके नीचे असेट्स लिख सकते हैं, वो भी स्टेटमेंट चल सकता है, क्योंकि अभी लेटेस्ट में वही चल रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार, बता दो, ठीक है। लेकिन अभी आपको 12th क्लास के अंदर देखना है। तो देखिएगा, ये आपके जो होती है साइड, ये आपके लायबिलिटीज साइड है, ये आपकी कौन सी साइड कहलाती है, लायबिलिटीज साइड है, ठीक है। यहां पर उसका वैल्यू, ये उसकी असेट है, और ये उसका वैल्यू। आपकी बुक्स के अंदर दे रखा है कि असेट्स को इस साइड दे रखा है और लायबिलिटीज को इस साइड। देखिएगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो स्टेटमेंट गलत है, लेकिन वास्तविक तौर पर देखें तो स्टेटमेंट यही है, ठीक है, जो आप लोग अकाउंट्स के अंदर काम करते हैं। अब देखिएगा, सात सृजन जब मैंने पढ़ाई थी तो उसमें एक एग्जांपल, वही एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उसमें मैंने प्राथमिक जमा ले रखी थी 2000 रुपए से, आप लोगों ने खाता खुलवाया था, तो उसमें था आपके वो प्राइमरी डिपॉजिट्स कहते हैं, ठीक है। तो जो भी डिपॉजिट्स होती है वो आपके कहां पर लिखी जाती है, एज ए लायबिलिटी साइड के अंदर। तो डिपॉजिट्स कितनी थी आपकी सर, तो डिपॉजिट्स हमारे 2000 रुपए, ठीक है। जितनी भी जमाएं है वो जमाएं कहां लिखी जाएगी, लायबिलिटीज के अंदर, ठीक है, बिल्कुल सर। उसके बाद में था कि भाई जो आपने 2000 रुपए से खाता खुलवाया है
तो उसका कुछ भाग बैंक अपने फंड के रूप में रखेगी, और जिसको हम कहते हैं सर कैश फंड, जिसको हम क्या कहते हैं, कैश फंड। तो सीआरआर की रेट ले रखी थी मैंने 10%, तो कैश फंड कितना होगा 200 रुपए, और बाकी का क्या होगा सर एज ए लोन के रूप में देगी। तो लिख सकते हैं यहां पर एडवांस लोन। तो एडवांस लोन कितना था सर, तो एडवांस लोन 1800 रुपए, ठीक है सर। अब टोटल सेव कर दो, ये इसकी बैलेंस शीट बनानी है। ये मैंने आपको बेसिक तौर पर आपको बताया है, ये आपके एज एक सिंपल तौर पर हम उसका स्टेटमेंट तैयार करते हैं, ठीक है। अब इसका पूरा स्टेटमेंट देखना जाए तो काफी मद इसमें इंक्लूड होती है, ठीक है, कि भाई मनी एट कॉल एट द शॉर्ट टर्म है तो वो असेस्ट में दिखाई जाएगी। ये आपके बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। अगर आप इसको वर्टिकल रूप में दोगे, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो चुका है, तो अभी वर्तमान में मैं आपको बता दूं, अगर आपको वर्टिकल के रूप में देखना है तो आप इसको किस तरीके से दे सकते हैं, ऊपर आप लिख दो लायबिलिटीज और नीचे असेट, ठीक है। ऊपर लायबिलिटीज लिख के इसके नीचे लिख दो डिपॉजिट्स कितने 2000 रुपए, फिर इसकी टोटल, और वापस असेट्स लिख के उसकी टोटल कर दो, तो वो भी आप स्टेटमेंट यूज में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत आपको होने वाला नहीं है। ये आपके डेबिट साइड कहलाती है, बैलेंस शीट के अंदर कह रहा हूं, और ये आपके क्रेडिट साइड, समझ में आया। अब वैसे देखें तो प्राप्तियां सभी क्या होती है, डेबिट होती है, लेकिन ये बैलेंस शीट का स्टेटमेंट है, ये आपके बैलेंस शीट का स्टेटमेंट है, इसीलिए आप भूल से भी असेट को इधर ना ले, ठीक है, वरना एक्चुअली क्या है गलत माना जा सकता है, ठीक है सर। तो अभी वर्तमान में आपको वर्टिकल के रूप में चलना, तो वर्टिकल ही अगर अपनाए तो बेहतर रहेगा, ठीक है। अब एक्चुअली वर्टिकल के रूप में मैं यहाँ पर इसीलिए लिख रहा हूं कि आपकी जो किताब के अंदर जो दे रखा है वो स्टेटमेंट आपके कुछ और ही है, उसमें आपके असेट्स को यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, उसको असेट्स को यहां पर दिखाया गया है और लायबिलिटीज को यहां पर, और ये इसकी वैल्यू। आपकी जो बुक्स के अंदर जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है वो इस तरीके से, ठीक है। और आपकी बुक्स के अंदर दे रखा है कि भाई डिपॉजिट्स को यहां पर रख लो 2000 रुपए, ठीक है। कैश फंड है तो सर कैश फंड को यहां पर लिखा उसने 200 रुपए। एडवांस लोन है तो एडवांस लोन को ये इसने यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसने टोटल इस तरीके से किया। आपकी जो बुक्स के अंदर बैलेंस शीट है उसका स्टेटमेंट ये वाला दे रखा है, ये वाला। लेकिन आमतौर पर हम लोग जो बैलेंस शीट का जो स्टेटमेंट होता है कि जो भी लायबिलिटीज होती है वो लायबिलिटीज नॉर्मल कहाँ दिखाई जाती है, एज ए लेफ्ट साइड में, ठीक है। जो भी लायबिलिटीज है उसको कहाँ दिखाना है, लेफ्ट साइड में, और उसको राइट साइड। समझ में? बिल्कुल सर। तो इसको नोट करते हैं। नेक्स्ट तरलता पास क्या होता है उसके बारे में चलिएगा। तरलता पास क्या है और रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट करना है, ठीक है सर। देखिएगा क्या होता है। तरलता पास उस स्थिति को कहते हैं जिसमें ब्याज दरें अपने न्यूनतम स्तर पर होती है तथा मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने पर भी ब्याज की दरों में कमी नहीं आती है तथा ब्याज दरें स्थिर रहती है। समझ में आया? देखो तो देखिएगा आपके सामने एक चित्र दे रखा है जिसमें एक्स अक्ष पर मुद्रा की पूर्ति है और वाई अक्ष पर ब्याज की दर है, ठीक है। इस चित्र के अंदर क्या बता रहे हैं कि जैसे जैसे आप ब्याज की दर को कम करोगे वैसे वैसे मुद्रा की पूर्ति बढ़ती जाएगी। देखो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो ब्याज की दर गिरती जाती है, किंतु
ए बिंदु के बाद ये जो बिंदु ए दे रखा है, ठीक है, इस ए बिंदु के बाद मुद्रा की पूर्ति बढ़ने पर भी ब्याज दर और नहीं गिरती। देख लो, ए बिंदु के बाद भी अगर मैं मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाऊंगा फिर भी मेरी जो ब्याज की दर है वो और कम नहीं होगी। देखो, ए बिंदु से बी तक पहुंच रहा हूं लेकिन मेरी ब्याज की दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मेरी ब्याज की दर गिर नहीं रही है, उतने की उतनी है। समझ में आया? तो ये जो ए बिंदु और बी है ये क्या है सर, मेरी तरलता पास है। समझ में आया? प्रारंभ में तो ब्याज की दर जैसे गिरी वैसे मुद्रा की पूर्ति बढ़ी, लेकिन ए बिंदु से बी तक पहुंचा, जब ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंची मेरी मुद्रा की पूर्ति, फिर भी ब्याज की दर मेरी नहीं गिरी है। समझ में आया? तो ये जो दो बिंदु है इसी को हम क्या कहते हैं, तरलता पास। समझ में आया? बिल्कुल। ये जो ए से बी के मध्य की जो स्थिति है ये क्या है, आपकी तरलता के पास स्थिति कहलाती है। ये जो ए और बी है, ये इन दो बिंदुओं के बीच वाली जो पोजीशंस है ये आपकी तरलता पास है। अब आपको देखना है कि सर बंध पत्र की कीमत कैसे फाइंड आउट की जाती है, जिसको हम कहते हैं बॉन्ड की प्राइस। ठीक है, बंध पत्र बोले तो बॉन्ड की बात होती है कि बॉन्ड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है उसके बारे में। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए क्वेश्चन है कि भाई मान लीजिए एक बंध पत्र 2 वर्षों के बाद में 500 रुपए के वादे का वहन करता है। एक बंध पत्र है यानी कि एक बॉन्ड है जो 2 साल के बाद में 500 रुपए के वादे का वहन करता है। तत्काल कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होता। यदि ब्याज की जो दर है वो कितनी है, 5% वार्षिक है, तो बंध पत्र की कीमत क्या होगी? देखिए 2 वर्ष के बाद में भुगतान का वहन कितना है, 500 रुपए करना। टाइम पीरियड देर का 2 साल है, ब्याज की दर 5% है, ठीक है। और बंध पत्र की जो कीमत है वो इस प्रकार से, उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। इस सूत्र से आपको निकालना है, बिल्कुल आप निकाल दोगे। देखिएगा यहाँ पर ये तो आपको दे रखा है 2 वर्ष के बाद में कितना वहन करना है, 500 रुपए। प्राइस आपको निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और ईयर दे रखे 2 साल। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा a इक्वल टू 500 ब्रैकेट a प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 5%, ठीक है सर, अपॉन 100 स्क्वायर, क्योंकि नंबर्स ऑफ ईयर कितने हैं, 2 साल है नहीं, इसीलिए 2 ली है। समझ में आया? बिल्कुल सर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए a बराबर 500 इंटू 100 एकम 100, ठीक है, उसके बाद में प्लस 5 करो 105, तो सर 105 बटे 100 इंटू 105 बटे 100। ये 2 बार क्यों किए, क्योंकि 2 वर्षों का, ठीक है सर। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं और इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, ठीक है। 5 से कटेगा 21 पंजे 105 और 20 पंजे 100, तो सर 21 बटे 20 इंटू 21 बटे 20, ठीक है सर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 500 इंटू यानी कि ये कितना हो गया सर, 441 बटे 400। अब एक काम करते हैं, ये जो हर है इसको अंश में बदलना है और अंशों को हर में, नीचे है इसको ऊपर ले जाओ और जो ऊपर है उसको नीचे लाओ। बिल्कुल सर। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। 500 कीमत आपको निकालनी है, बिल्कुल सर, हाँ। तो देखो 500 इंटू 400 बटे 441, ठीक है सर। तो देखो इसकी प्राइस कितनी होगी सर, 2000 बटे 441, तो आपके हो रहे 453, ठीक है। 453.51, 453.51
53.51, ये आपके बंद पत्र की कीमत, प्राइस ऑफ द बॉन्ड है। ये आपके क्या है सर, प्राइस ऑफ द बॉन्ड। समझ में आया? इस तरीके से बंद पत्र की कीमत निकालनी है इस फॉर्मूले से। क्लियर है? ठीक है सर। अब एक छोटा सा एडिक्स और देख लो कि सर विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है। ये विमुद्रीकरण होता क्या है, देखना। विमुद्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत देश का केंद्रीय बैंक काले धन अथवा नकली नोटों को चलन से बाहरी करने के लिए चलन में पुरानी मुद्रा की वैधानिकता समाप्त कर नई मुद्रा जारी करना। जो पुरानी नोट है उसको बंद करके नई नोट जारी करना, कि भाई जिसके कारण आपको पता है कि भाई ये नोट लोग डुप्लीकेट प्रिंटिंग कर रहे हैं, काला धन हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वैधानिकता को समाप्त करके उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करना। जैसे कि पुराने 500 रुपए की जो नोट थी उसके स्थान पर जो नई नोट लाई 500 रुपए की करेंसी, तो वो क्या है सर, मुद्रा का विमुद्रीकरण। वो क्या कहलाता है, विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन, ठीक है। और भारत में 500 और 1000 रुपए की जो नोटों के विमुद्रीकरण, जिसे मीडिया में नोटबंदी कहा गया था। और ये कब किया गया था, तो सर अभी ठीक इससे पहले 8 नवंबर 2016 को 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे भारतीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अचानक राष्ट्र को संबोधन किया गया था। समझ में आया? मुद्रा का अवमूल्यन अलग होता है और मुद्रा का विमुद्रीकरण अलग होता है। विमुद्रीकरण का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि जो पुरानी वैल्यू है, पुरानी जो नोट है, उसके स्थान पर नई नोट प्रिंटिंग करना, नई नोट जारी करना, जिसके कारण आपको पता है कि भैया इस नोट के कारण लोग डुप्लीकेट नोट और भी प्रिंटिंग कर रहे, काला धन हो रहा है, तो उसकी वैधानिकता को समाप्त करना और उसके स्थान पर नई नोटें जारी करना, ठीक है। जो आपको पता ही है कि भाई पुरानी जो 500 1000 रुपए की नोट थी उसके स्थान पर 500 और 2000 रुपए की नोट लाएगी, तो वो मुद्रा का विमुद्रीकरण था। वो आपके क्या था सर, विमुद्रीकरण था। समझ में आया? बिल्कुल सर। अवमूल्यन का मतलब होता है कि उसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू को डाउन करना, वो आपके अवमूल्यन है। समझ में आया? बिल्कुल सर। तो इसी के साथ में ये लेक्चर्स क्या होता है कंप्लीट। अब एक लेक्चर्स और है, उसको भी देख लेना। उसके अंदर आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स है, जो छोटी छोटी कोई शब्दावली है जो आपको 1 नंबर के अंदर भी अगर प्रश्न पूछे तो आ सकता है, उसके बारे में, ठीक है। और ये लेक्चर्स के अंदर इस चैप्टर को क्या कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। जो वो भी 5 या 6 मिनट के लेक्चर्स वीडियो, इससे ज्यादा नहीं है, तो उसको भी देखना ना भूले, क्योंकि वो भी आज ही मैं आपको दूंगा, इसीलिए कह रहा हूँ, ठीक है। ओके, बाय।